ठंडा मतलब कोका कोला। कुछ इस तरीके की इमेज क्रिएट करके आज के दिन में कोका कोला ने अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ली। और आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि आज मार्केट में मैक्सिमम सॉफ्ट ड्रिंक्स या तो कोका कोला के अंडर में आती है या फिर पेप्सिको के अंडर में आती है। जैसे कि मिरिंडा, माउंटेन ड्यू और 7 अप, ये सब पेप्सिको के प्रोडक्ट। वहीं पर थम्स अप, माजा, फेंटा, स्प्राइट, लिम्का, कोका कोला। लेकिन इंडिया में एक समय ऐसा भी था जब ये कोका कोला और पेप्सी कैंपा कोला के सामने कुछ भी नहीं थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, कैंपा कोला आज मार्केट में सिर्फ एक नाम का रह गया है। इसकी डाउनफॉल की वजह क्या थी और आने वाले टाइम में ये रिलायंस के अंडर कैसे जोरदार कमबैक करने की तैयारी में है, चलिए हम इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। हाय, मेरा नाम है ड्यू और मैं ऐसी ही वीकली इस चैनल पे बिजनेस डॉक्यूमेंट्रीज लाते रहता हूँ। अब कैंपा कोला की शुरुआत 1866 में जॉर्जिया के एटलांटा सिटी में हुई थी, लेकिन इंडिया में ये ब्रांड 1956 में एंटर हुआ था। शुरुआत के साल कोको कोला के लिए बहुत ही सुनहरे साबित हुए थे। इंडियन मार्केट में इसने मैसिव सक्सेस अचीव कर ली थी और खूब प्रॉफिट भी कमाया। एक्चुअली कोक की सक्सेस के पीछे का मेन रीजन था कि उसका कोई कंपटीटर ही नहीं था। पर देखते ही देखते 1974 के शुरुआती दिनों में कोको कोला के अच्छे दिन खत्म होने शुरू हुए, क्योंकि इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट यानी फेरा लागू कर दिया गया, जिसके अकॉर्डिंग हर फॉरेन कंपनी जो इंडिया में अपना बिजनेस ऑपरेट कर रही थी वो अपने कंपनी का 60% शेयर और प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती। अब जब कोका कोला इंडिया में पूरी तरीके से पैर पसार चुका था, ऐसे में उसने बोरिया बिस्तर समेटने के वजह उसने 60% शेयर देने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन कंपनी ने अपनी सीक्रेट रेसिपी और इन्फॉर्मेशन को शेयर करने से साफ इनकार कर दिया था। और यही वजह थी कि उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने 1977 में कोका कोला को देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब कोका कोला के इंडिया से बाहर जाने के बाद भारत में भी एक ऐसा कंपनी था जो बंद होने के कगार पे था, और वो कंपनी थी प्योर ड्रिंक्स, जिसने शुरुआत से लेकर अंत तक कोको कोला की सारी बॉटल मैन्युफैक्चरिंग करी और उसके अलावा मार्केटिंग, सेल्स, एडवर्टीजमेंट को भी संभाला हुआ था। और यही वजह थी कि सरकार के इस फैसले की वजह से प्योर ड्रिंक्स के जो मालिक थे चरणजीत सिंह, क्योंकि बात थी 2800 एम्प्लॉयज की रोजी रोटी और कारोबार को बचाने की, और उसी टाइम चरणजीत ने ये देखा कि भारत के लोग कोका कोला को बहुत ही ज्यादा एडिक्ट हो चुके हैं। ऐसे में उन्होंने 1977 में एक इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक को लॉन्च किया और यही से हम सभी को मिली हम सब की स्वदेशी सॉफ्ट ड्रिंक कैंपा कोला, जो मार्केट में आते ही पार्ले ग्रुप के सॉफ्ट ड्रिंक थम्स अप को टक्कर देने लगी। उसी साल 1977 में इंडिया की और एक स्वदेशी ड्रिंक 777 लॉन्च हुई, पर इसका टेस्ट लोगों को कुछ खासा पसंद नहीं आया, जिसके कारण इसकी डिमांड मार्केट से फेड ऑफ होती चली गई। वहीं दूसरे तरफ कैंपा कोला लोगों को बहुत पसंद आ रही और गुजरते दिनों के साथ ये अपनी मार्केट शेयर को भी एक्सटेंड करती जा रही थी। अब कैंपा कोला के रैपिड एक्सटेंशन के पीछे का एक मेन रीजन था कोको कोला का बेस्ट अल्टरनेटिव बनना। लेकिन इसने अपने कमाल के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से खूब सक्सेस हासिल की, क्योंकि कैंपा कोला ने अपने एडवर्टीजमेंट से यूथ को टारगेट किया था और सभी के दिलों पर राज करने वाले सलमान खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इसका स्लोगन था द ग्रेट इंडियन टेस्ट, जो लोगों के बीच खूब पॉपुलर हुआ। और कुछ इसी तरीके से कैंपा कोला को कोका कोला की जगह लेते और मार्केट में ऐसी इस गैप को फिल करने में देर नहीं लगी। और अपनी पहले सॉफ्ट ड्रिंक के पॉपुलैरिटी के बाद कैंपा कोला ने 2 और सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट में लॉन्च की, जिनमें से एक थी कैंपा ऑरेंज और दूसरी थी कैंपा लाइम एंड लेमन। ये दोनों फ्लेवर्स भी लोगों को बहुत पसंद आए और अभी कैंपा कोला धीरे धीरे इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक सेक्टर का लीडर बनता चले गया। दिल्ली में इसने 4 फैक्ट्रीज ओपन कर ली थी और वही अगर ऑल इंडिया की बात करें तो इसके 50 से ज्यादा फैक्ट्रीज थे। और दोस्तों, कैंपा कोला 15 सालों तक मार्केट में टॉप पर रही थी, जिसका एक ही इकलौता कॉम्पिटिटर था, थम्स अप। लेकिन कोको कोला की तरह ही कैंपा कोला के भी सुनहरे दिन ज्यादा समय तक नहीं रहे। और हैरानी की बात तो यह है कि कैंपा कोला के सक्सेस और फेलियर दोनों की वजह कोका कोला ही। अब हुआ कुछ ये कि 1991 में इंडिया के अंदर लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई। इंडियन मार्केट को फॉरेन मार्केट के लिए ओपन कर दिया गया। उसके बाद फोर्ड, टोयोटा, सोनी, सैमसंग, नोकिया जैसे इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया में एंटर हुई और इसी के साथ री एंटर हुआ कोका कोला, जिसने आते ही कैंपा कोला का डाउनफॉल शुरू कर दिया। वैसे ये विदेशी कोला ब्रांड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद से ही इंडिया में अपनी जगह बनाने की ट्राई कर रही थी और उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी भी पेप्सी के वापसी के सपोर्ट में थे। इसके लिए पेप्सी ने इंडिया में लिबरलाइजेशन के 2 साल पहले ही यानी 1989 में ही वापसी कर ली। लेकिन यही टाइम था जब इंडिया में कोला वॉर शुरू हो गया। पेप्सी के वापसी ने काफी डिबेट शुरू कर दी थी, यहाँ तक कि पेप्सी के को फाउंडर प्रकाश चव्हाण ने भी इसका काफी विरोध किया था। लेकिन इन सभी को इग्नोर करते हुए पेप्सी अपनी मार्केट पोजीशन को इम्प्रूव करने में लगी हुई।
अभी उसी समय पेप्सी और कोका कोला मल्टीनेशनल कंपनीज थी जिनके पास फंड्स की तो कोई कमी नहीं थी। इसीलिए उन्होंने अपने मार्केटिंग पर खूब पैसे बहाए, कई सारे कैंपेन्स चलाए, जिसका असर ये हुआ कि जल्दी ही लोगों ने पेप्सी और कोका कोला को दोबारा से अपनाना शुरू कर दिया और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा कैंपा कोला जैसे और भी स्वदेशी सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स पर। मार्केट में सॉफ्ट ड्रिंक्स का कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि सभी छोटे बड़े ब्रांड्स की फैक्ट्रीज शट डाउन होने लगी और बाकी लोकल कंपनीज के साथ ही कैंपा कोला भी अपनी और बाकी लोकल ब्रांड्स की तरह ही कैंपा कोला को भी अपना दिल्ली बेस्ड बॉटलिंग प्लांट को बंद करना पड़ा और आगे चलकर 2009 तक आते आते सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित होकर रह गया, जहां पर अभी भी कम क्वांटिटी में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। लेकिन खुशी की बात तो यह है कि आने वाले कुछ महीनों में अपने एरियाज के मॉल्स में कैंपा कोला के लोडेड रैक्स दोबारा से देखने मिल सकते हैं, क्योंकि वापस से मार्केट को डोमिनेट करने के लिए कैंपा कोला फुल प्रूफ प्लान के साथ आने वाली, वो भी रिलायंस जैसे जायंट्स के लीडरशिप के साथ। असल में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कैंपा कोला को प्योर ड्रिंक ग्रुप से 22 करोड़ में एक्वायर कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि एक डूबी हुई कंपनी को एक्वायर करने के पीछे का रीजन क्या है। अभी इसे समझने के लिए हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के 45th एनुअल जनरल मीटिंग को देखना पड़ेगा, जिसमें कंपनी ने FMCG इंडस्ट्री में एंटर करने का अनाउंस किया था। इस अनाउंसमेंट से ये साफ है कि टेक्सटाइल, एनर्जी, रिटेल और टेलीकम्युनिकेशन जैसे सेक्टर में कमाल दिखाने के बाद अब रिलायंस FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड सेक्टर को भी डोमिनेट करने का प्लान बना चुका है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा FMCG सेक्टर ही क्यों? तो बेसिकली FMCG सेक्टर ही इंडियन इकोनॉमी का 4th लार्जेस्ट सेक्टर है और ये मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड है, जिसमें फूड एंड बेवरेजेस, हेल्थ केयर और हाउस होल्ड पर्सनल केयर शामिल है। और रिलायंस अपने रिलायंस रिटेल बिजनेस को FMCG सेक्टर में एंटर करके इंडियन इकोनॉमी के 4th लार्जेस्ट सेक्टर में भी अपनी पकड़ बनाना चाहता है। अब सवाल ये है कि हमें डिसरप्टिंग मार्केट टैक्टिक्स देखने को मिलेगी और क्या ये स्ट्रेटेजीज मार्केट में उतनी सक्सेसफुल होगी। अभी इन पॉइंट्स पर भी एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है, जिन पर एक्सपर्ट्स तो इसे जियो 2.0 का भी नाम दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जियो के सक्सेस के पीछे का मेन रीजन था बाकी के टेलीकॉम कंपनीज के पास फंड्स और रिसोर्सेज की कमी, क्योंकि ये कंपनीज इतनी ज्यादा कर्ज में डूब चुकी थी कि ये जियो के मार्केट में एंटर करते ही सभी को पीछे छोड़ दिया। लेकिन वही FMCG सेक्टर में पहले से ही बड़े बड़े जायंट्स मौजूद थे, ऐसे में वो रिलायंस को बराबरी की टक्कर देते नजर आएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिलायंस निरमा मूवमेंट जैसे प्लान पर काम कर रही है। अब निरमा मूवमेंट क्या है, इसे समझने के पहले नजर डालते हैं कैंपा कोला के प्राइस पर, जो जियो मार्ट पर ऑलरेडी बिकना शुरू हो गया है। इस प्लेटफॉर्म पर कैंपा कोला के 600 ml बॉटल मात्र 15 रुपए और 2 लीटर बॉटल सिर्फ 50 रुपए में बिक रहा है। वही हम पेप्सी और कोका कोला को देखें तो इनकी 2 लीटर की कीमत करीब 95 रुपीज है। ऐसे में साफ देखा जा सकता है कि रिलायंस ने कैंपा कोला का प्राइस ऑलमोस्ट हाफ कर दिया है। और दोस्तों निरमा ने भी 90s के दौरान कुछ ऐसा ही प्राइस गेम खेला था, जब उसने देखा कि PNG और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जैसे बड़ी कंपनीज उसे मार्केट में जगह नहीं बनाने देगी। ऐसे में निरमा ने अपने वॉशिंग पाउडर को मार्केट से महज 75% कम दाम में बेचा। अभी इसका असर ये हुआ कि बहुत कम समय में निरमा ने हर घर में अपनी जगह बना ली। लेकिन इसके यह अच्छे दिन काफी लंबे समय तक नहीं रहे, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने कुछ समय बाद लो बजट वाले कैटेगरी में अपना व्हील वॉशिंग पाउडर लॉन्च कर और वापस से अपने मार्केट शेयर को कैप्चर कर निरमा को पीछे ढकल दिया। इसलिए कैंपा कोला लो प्राइस के साथ कितने देर तक लंबे रेस का घोड़ा बना रहता है, यह कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि कोका कोला और पेप्सी जैसी कंपनीज इस प्राइस गेम को क्रैक करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेगी। लेकिन दोस्तों अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि कैंपा कोला इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट को जरूर डोमिनेट कर पाएगी, क्योंकि रिलायंस के पास काफी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जिसमें 16,700 स्टोर्स 7,000 से ज्यादा सिटीज में अवेलेबल है और इन स्टोर्स से वो कैंपा कोला को काफी तेजी से लोगों तक पहुंचा सकती है। इसके अलावा जियो मार्ट के स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन भी बहुत काम आने वाली है, जिसके जरिए वो काफी छोटे बड़े किराना स्टोर्स पर भी इसे पहुंचाकर इसके विजिबिलिटी को काफी बढ़ा सकते हैं। रिलायंस कोका कोला और पेप्सी को कैसे पीछे छोड़ेगी, लेकिन एज ए इंडियन हम जरूर चाहेंगे कि कैंपा कोला वापसी करे और पूरी दुनिया पर राज करे। आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही मोटिवेशनल और बिजनेस रिलेटेड टॉपिक्स पर और वीडियो देखनी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।